कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का? क्या परसेंटाइल आता आपका जी में? मेरा 99.89 था। 99.89 था आपका। और आपका? मेरा 99.6। आपका 98.91। जेई नजदीक है। लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ आप, जो स्ट्रैटेजीज यूज करके जो जैन वाला अटेम्प्ट है या जो आने वाले और अटेम्प्ट है उसमें अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। प्रैक्टिकल अप्रोच बताना, ज्ञान वाली बात। क्या क्या ऑप्शंस थे? बस ऑप्शन में एनआईटी सूरतगल, इलाहाबाद, वारंगल, तीजी थे यार। तो मेरे को थर्ड फोर्थ राउंड में वारंगल मिल गया तो मैंने वारंगल ड्रॉप कर दिया। क्या डिसाइडिंग फैक्टर था आपके लिए वारंगल? अगर कोई टियर 3 टियर 4 कॉलेज का बच्चा है, वहां से उसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है उस तरीके का, तो वो अपने अंदर वो स्किल्स कैसे इनकैलकुलेट करे, कैसे डेवलप करे कि उसको इंडस्ट्री में जॉब मिल पाए। जब आपने बीटेक करना स्टार्ट किया था और अभी में बहुत सारा इवोल्यूशन आ चुका है, जैसे चैट जीपीटी हो गया आपका, एनएलपी प्रोग्राम्स बहुत सारे आ गए, तो अभी डर नहीं लगता है आप लोगों को कि यार कहीं जॉब्स मेरी खतरे में? तो नहीं, जो हवा बना हुआ है मार्केट में कि अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं या जो सीएस करके निकल रहे हैं, अभी अमेजोन में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, गूगल में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, राइट? तो ऐसा डर है कि यार मेरा जो स्किल सेट है वो रेलेवेंट भी है या नहीं है? ये सवाल बार बार आता है स्टूडेंट्स के मन में कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस से सीएसई कर लेना चाहिए या एनआईटी से मुझे ईसी करना चाहिए। क्या सही जवाब हो सकता है उसका? तो नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। हमारे पीछे आप देख रहे हो एनआईटी वारंगल, हमारे साथ हैं बीटेक के 4th ईयर स्टूडेंट्स, राइट? इनसे बेहतर इनसाइट कहीं से नहीं मिल सकता है आपको। आ जाइए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध गुप्ता, बीटेक फोर्थ ईयर सीएससी। सीएससी। आदित्य, बीटेक फाइनल ईयर ईसी। ईसी। आपका नाम? प्रशांत कुमार, बीटेक 4th ईयर बायोटेक। ओके, आपका एक एडिशनल परिचय भी है, वो भी बता दीजिए। जी सर, मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे फिल्म एंड म्यूजिक सोसाइटी का। ओके, जो भी डाउट्स होते हैं आपके मन में, कोशिश करेंगे एक एक करके इनसे पूछे वो सवाल जो आप जानना चाहते हो किसी भी कैंपस को ज्वाइन करने से पहले। क्या क्या ऑप्शंस थे? तो वारंगल को कंसिडर किया था फाइनली आपने, इससे पहले क्या क्या ऑप्शंस थे? मेरे पास ऑप्शन में एनआईटी सूरतगल, इलाहाबाद, वारंगल, तीजी थे यार। तो मेरे को थर्ड फोर्थ राउंड में वारंगल मिल गया तो मैंने वारंगल ड्रॉप कर दिया। क्या डिसाइडिंग फैक्टर था आपके लिए वारंगल? वारंगल के लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स कुछ मेरे सीनियर से अपडेट्स लिए थे मैंने। मेरे एक सीनियर जो वारंगल से पढ़े थे तो उन्होंने काफी अच्छा बताया था। मोरओवर एनआईआरएफ रैंकिंग होगी और जो 21st स्टेप की इस बार है ना? राइट, इस बार 21st थी और उस टाइम पे भी अच्छी रैंकिंग थी, तो मैंने यही सोच के वारंगल चूज किया। प्लेसमेंट सेट उस टाइम पे भी काफी अच्छा था। मोरओवर सीएससी का प्लेसमेंट जब मैंने पूछा था मेरे सीनियर से, वो सीएससी के थे, तो उन्होंने बताया सीएससी का जो एवरेज आता है 25 के अबव जाता है, तो मैंने यही सोच के वारंगल चूज किया था। जो भी सोचा था, जो भी सुना था आपने, जो भी इन्फॉर्मेशन ली थी, जब कैंपस आया 4 साल बिता दिया आपने, प्लेसमेंट हो गया आपका, पहले बधाई आपको उसके लिए, ठीक है? तो जो भी सुना था आपने, कितनी सच्चाई निकली और कितने मिथक? देखो, अगर मैं प्लेसमेंट के लिए कहूँ, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, तो मैं अगर एनआईटी वारंगल नहीं होता तो मेरे को इतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती। कैसा प्लेसमेंट मिला है, जनरल आइडिया? मेरा राइट नाउ मैं ओरेकल में प्लेस्ड हूँ। मेरा जो सीटीसी है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट काफी अच्छा सीटीसी है। एवरेज कितनी गाड़ियाँ आ सकती हैं? ऐसे गाड़ी के टर्म से नहीं बोल सकते, बट हाँ, एक अच्छी मिड साइज एसयूवी आ जाएगी। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ, कुछ ऐड कर रहे थे? नहीं, मेन यही है कि अगर आप एक कॉलेज एक्सपेक्टेशन जो थी और रियलिटी जो निकली, कैसी और रियलिटी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूरी हुई है। ठीक है। कॉलेज लाइफ भी अच्छी है, ठीक है। कुछ चीजें अप एंड डाउन होती है वो, बट मोरओवर कॉलेज लाइफ हमारी काफी ठीक है। आप ईसी से हो, राइट? प्रेफरेंस ईसी था या सीएस नहीं मिला था? सीएस नहीं मिला था एक्चुअली, और मेरे भैया भी ईसी के थे। अच्छा, इधर आ जाओ एक बार। हाँ, उन्होंने कहा था कि ईसी भी अच्छी प्रेफरेंस रहेगी एज सच। तो मुझे जैसे सूरतकल में भी मिल रहा था और राउरकेला, इलाहाबाद और ट्रिची में भी ट्रिपल ही मिल रहा था। तो बट भैया बोले थे कि ये बेटर ऑप्शन रहेगा। डिसाइडिंग फैक्टर आपके लिए क्या रहा था? डिसाइडिंग फैक्टर यही कि भैया का ओपिनियन और फिर पास्ट रिकॉर्ड्स जो थे, मतलब कॉलेज के एनआईटी वारंगल। आपका भी प्लेसमेंट हो गया? हाँ, प्लेसमेंट। आपका कहाँ पे? वो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में हुआ। प्रोफाइल बता दोगे आप एक बार जरा, आपको क्या? मैं एज ए सर्वर टेक्निकल स्टाफ हूँ ओरेकल में। अच्छा, आपको? मेरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। एमटी का मिल गया आपको, चलो बढ़िया। तो आपको भी मिड साइड एक्सयूवी आ रही है आपकी भी? टाइम लगेगा अभी। टाइम लगेगा अभी, अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, कुछ बच्चे हैं, अब एक बात, ये सवाल बार बार आता है स्टूडेंट्स के मन में कि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस से सीएसई कर लेना चाहिए या एनआईटी से मुझे ईसी करना चाहिए। क्या सही जवाब हो सकता है उसका? डिपेंड करता है। कुछ होते हैं जिन्हें पीयर ग्रुप अच्छा मिलता है तो वो अच्छा करते हैं, जैसे, और कुछ होते हैं जैसे प्राइवेट कॉलेज में भी ऑनलाइन देख देख के सीख लेते हैं। तो जैसे मेरा ऐसा था कि मेरे को दोस्त मिले, उनको देखा कर रहे हैं कोडिंग वगैरह, तो मैं भी करने लगा। मेरे को अगर प्राइवेट कॉलेज में मैं जाता तो मैं ये नहीं कर पाता। कोडिंग पार्ट है क्या आप लोगों के सिलेबस का? ईसी का भी पार्ट? ईसी का पार्ट है सेकंड ईयर का। कब से स्टार्ट होता है वो? सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में हम लोग का C++ एक लैंग्वेज होता है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया तो पाइथन भी कराते हैं। अच्छा। तो सेकंड ईयर में हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये रहता है। कोडिंग कल्चर कैसा है यहाँ का? यहाँ का अच्छा है। पहले तो जैसे हम लोग का ऑनलाइन में निकल गया था तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन अब जैसे क्लब्स खुल गए, कोडिंग के क्लब्स अलग अलग हैं,
तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, वीकली कंटेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। हमारा जो प्लेसमेंट सेल है राइट ना वो ऐसे वीकली कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं कोडिंग के लिए, ताकि जो कॉलेज में कोडिंग कल्चर है वो थोड़ा डेवलप होता रहे, ताकि जो हमारे जूनियर्स है उनके अंदर थोड़ा कोडिंग कल्चर डेवलप हो और प्लेसमेंट को इतनी दिक्कत आए। ठीक है सेक्रेटरी साहब, आप जरा ये बताइए मुझे, जनरली मेरा सवाल ये होता है स्टूडेंट से, अब जो ये जर्नी हम कर रहे हैं ना उसके पीछे एक जो लार्जर मोटिव है वो ये है कि आप लोग तो चलो फॉर्चुनेट हो कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा प्लेसमेंट मिल गया आप लोगों को, अच्छा एक्सपोजर मिल गया है ना, पीयर ग्रुप भी अच्छा मिला आपको। जो स्टूडेंट्स टियर 3 टियर 4 कॉलेजेस से पढ़ाई कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग कॉर्पोरेट्स का कंसर्न ये है कि उनको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो इररेलेवेंट है, अब मतलब वो कब का आउटडेट हो चुका है, तो उनका कहना ये है कि ये एम्प्लॉयबल ही नहीं है। तो यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी बनी रहे, यहाँ के स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल हैं, इनका प्लेसमेंट हो गया, इनका भी हो गया, आपका भी हो गया, राइट, तो यहाँ का जो करिकुलम है उसको कैसे इन्होंने सिंक में किया हुआ है, इस पर जरा डिटेल में बताओ आप, ताकि जो दूसरे कॉलेजेस हैं वो भी इन चीज़ों को अपने यहाँ पे लागू कर सकें। सर मुझे जो लगता है जो यहाँ पे कुछ चीज़ें तो डायरेक्टली लिंक्ड है कि आपके इंस्टीट्यूशन भी ध्यान दे रही है कि कॉर्पोरेट लेवल पे चीज़ें मैच करते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मुझे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो है सीनियर जूनियर के बीच में इंटरेक्शन, जो कल्चर चले आ रहा ठीक है। है, कोडिंग कल्चर चले आ रहा है। तो जैसे हमारे सीनियर अगर इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, प्लेसमेंट लग रही है, तो वो हमें भी बताते हैं कि उन्होंने इंटर्नशिप के लिए क्या क्या तैयारी की थी, कहाँ से की थी, तो वो हम उनको उनके देखते हुए कि हम करते हैं चीज़ें, फिर हम वापस अपने सीनियर के पास आते हैं कि सर सीनियर भैया हमने अब तक ये कर लिया है, आगे क्या करना चाहिए, रेज्यूमे में और क्या बिल्ड करें, क्या क्या कंपटीशन में जा सकते हैं। जैसे अगर हम जा रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह जो हैकेथॉन वगैरह हो रहा है तो उसमें जाए, अगर ये कोडिंग से रहेगा। ठीक है। अगर कोर वगैरह भी है तो वो कोर की इंटर्नशिप्स कैसे लें, कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स है हमारे इंस्टीट्यूशन का वही रोल है कि सर हमारे इंस्टीट्यूशन की MOU होते हैं काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज और इंस्टीट्यूशन के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उससे हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो हेल्प करती है। तो आपको लगता है कि आप लोगों को जो 4 साल में चीज़ें पढ़ाई गई वो कॉर्पोरेट रेडी बनाया आपको उन चीज़ों ने, या आपको भी लगता है कि यहाँ भी जो सिलेबस के रेलेवेंस वाला पार्ट है उस पर भी कुछ काम करने की ज़रूरत है? तो उस पर काम करने की ज़रूरत मुझे तो लगती है सर। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा पाओगे कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई गई आपको लगता है उसका रियल लाइफ कोई एप्लीकेशन है नहीं? तो कॉर्पोरेट में CSE वाले और EC वाले बेटर बता पाएंगे सर। बताइए आप। हाँ। तो जैसे अभी की बात करूँ, हम पर्टिकुलरली हमारे टाइम पे वही पुराना करिकुलम था, बट थैंक्स टू कॉलेज कि उन्होंने विद ईयर नेक्स्ट ईयर से और जूनियर ईयर्स के लिए करिकुलम काफ़ी चेंज कर दिया है। जैसे हमारे जो चीज़ें जो कॉर्पोरेट में काम आती है वो थोड़ी लेट आई थी, तो हमने भी लेट सीखी, हमें उनको उनमें समझने में टाइम लगा, बट जूनियर्स को क्या करा, उनको फर्स्ट ईयर से ही वो सारी चीज़ें पढ़ानी शुरू कर दी। तो उसका फ़र्क आता है, आप कॉर्पोरेट में जाते हो आपको पाइथन स्किल्स आपकी ज़्यादा चाहिए होती है, आपको ML और चीज़ें काफ़ी डेवलप चाहिए होती है, वो हमें थोड़ी लेट सीखी। हमने हमारे एंड पे फॉल्ट था, कुछ कॉलेज का था कि उन्होंने हमारे टाइम पे लेट करा, बट थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने विद टाइम वो चीज़ें चेंज करी, अब वो चीज़ें पहले आने लग गई और जूनियर्स जो हमारे वो थोड़े हमसे एडवांस है, हमें भी अच्छा लगता है हमारे जूनियर हमसे आगे है। अच्छा मुझे ज़रा ये समझाओ, जब आपने बीटेक करना स्टार्ट किया था और अभी में बहुत सारा इवोल्यूशन आ चुका है, जैसे ChatGPT हो गया आपका, NLP प्रोग्राम्स बहुत सारे आ गए, तो अभी डर नहीं लगता है आप लोगों को कि यार कहीं जॉब्स मेरी खतरे में तो नहीं, जो हवा बना हुआ है मार्केट में कि अब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं या जो CS करके निकल रहे हैं, अभी Amazon में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए हैं, गूगल में बहुत सारे ले ऑफ्स हुए, राइट, तो ऐसा डर है कि यार मेरा जो स्किल सेट है वो रेलेवेंट भी है या नहीं है? सर ले ऑफ देखो, हर टाइम थोड़े टाइम बाद करेक्शन आती है मार्केट में, ले ऑफ्स होते हैं। पॉइंट है कि आपका जैसे हर थोड़े टाइम बाद एवोल्यूशन होता ही है। एक टाइम पे टाइपराइटर्स की जॉब थी वो चेंज होगी, बट किसी ने रिप्लेस किया, कोई ना कोई जॉब नहीं आएगी। अगर आप एक ही बात करें तो ChatGPT आया है, बट कोई ना कोई आप नई फील्ड बाद में इवॉल्व होगी जो उस चीज़ को रिप्लेस करेगी। एम्प्लॉयमेंट कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर लोगे, आप ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैठो। बट वही है मेन पॉइंट, इसके आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उनको अच्छे से डेवलप करो और अपने ऊपर काम करो, मेन पॉइंट वही है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ आप कि स्किल्स अगर कोई टियर 3 टियर 4 कॉलेज का बच्चा है, वहाँ से उसको इंस्टीट्यूशन लेवल पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा उस तरीके का, तो वो अपने अंदर वो स्किल्स कैसे इनकैलकुलेट करे, कैसे डेवलप करे कि उसको इंडस्ट्री में जॉब मिल पाए? सर इसकी कई सारे ऑप्शन है आजकल, तो जैसे यूट्यूब पे मेजोरिटी ऑफ द मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप यूडेमी पे कोर्सेज ले सकते हैं। इवन आफ्टर दैट आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप लिंक्डइन पे आपके कोई फ्रेंड्स है, आपको कोई सर्कल में नोन है जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, आप उनसे गाइडेंस लो, आप उनसे सजेशन लो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंट है। आपको कोई सीनियर, आपको कोई ब्रदर अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो आप उनसे हेल्प लो कि अभी इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंट चीज़ें मेरे को क्या सीखनी चाहिए। आज के टाइम पे इंटरनेट पे हर चीज़ का रिसोर्स अवेलेबल है। इट्स आपकी इंटेंशन क्या, आप कितने अपनी चीज़ को लेकर डेडिकेटेड हो। आप लोगों ने कितना हेल्प लिया इंटरनेट वाले? और मैंने बहुत हेल्प लिया सर। मैं अभी फुल कैम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करा था, इससे पहले ML भी करा है मैंने। मेजोरिटी ऑफ द कोर्सेज ML यूट्यूब यूडेमी इन सब से ही करे। कोई सोर्स बताओगे आप, मतलब स्पेसिफिक सोर्स? यूट्यूब तो बहुत बड़ा हो गया, सो यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स है, इंडियन चैनल्स भी है, फॉरेन चैनल्स भी है। अब मैं ऐसा किसी को बोलूँगा तो राइट नहीं होगा, बट यूट्यूब पे अगर आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हो आपको हंड्रेड ऑफ प्लेलिस्ट
और वीडियोस मिल जाती है। जैसे अगर पर्टिकुलर एक बोलो, मेरे को जो मेन चैनल याद आ रहा है, एक फ्री कोड कैंप करके है, जो काफ़ी अच्छा चैनल है और वो चीज़ें अच्छे से समझाता है। उसमें मतलब जनरलाइज तरीके से काफ़ी चीज़ें, हर तरीके का सोर्स मटेरियल मिल जाएगा आपको सीएस रिलेटेड। ठीक है। बायोटेक को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती हैं। बायोटेक को लेके जो सबसे बड़ा कंसर्न है इंडिया में वो ये है कि हमारे पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फैकल्टीज़ नहीं है, सपोर्ट सिस्टम ओवरऑल अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी आपको क्या लगता है कि बायोटेक अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे एनआईटी से, तो उसके लिए करना सही रहेगा? करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, जरा इस पे बताओ आप मुझे। सर ये जैसे मैंने भी जब मैंने बायोटेक अपने चॉइस से लिया है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सोचा था कि क्या सिनेरियो है। तो मैं किसी को अगर समझाना होता है कि बायोटेक का क्या सिनेरियो चल रहा है अभी करंट में, तो मैं वही बोलता हूँ कि 1990s में जो सिनेरियो इंजीनियर्स का तब क्रेज स्टार्ट हुआ था, और आज वो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में काफ़ी बड़े बड़े पोजीशन होल्ड करते हैं। सिमिलर सिचुएशन 2020 में बायोटेक का है, जो आज से 10-20 साल बाद काफ़ी बूम करेगा। ठीक है। रही बात इंस्टीट्यूशन और फंडिंग की, तो गवर्नमेंट काफ़ी फंड करने के लिए बूस्ट कर रही है। सिमिलरली हमारे डायरेक्टर सर वो रिसर्च को काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे हम कैसे और MOU साइन करें, कैसे हमारे बच्चे इंटर्नशिप करने जाए। जैसे कोरोना स्कॉलरशिप्स हो गया, या बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं कि सिंगापुर जाए, जापान जाए, जापान जाके हमारा दोस्त अभी आया है। ठीक है। तो बायोटेक बूम करेगा, वो तो है। अगर आप अभी कर रहे हो, अभी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि बीटेक लेवल में सब सिलेबस का पूरा क्लैरिटी नहीं है। बीटेक के बाद तो शायद आपको प्लेसमेंट ना मिलेगा, मिले तो बहुत कम पैकेज की मिलेगी। आपको एमटेक करना पड़ेगा, PhD आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको अकेडमी में कंटिन्यू करना है कि मतलब पढ़ाना है, प्रोफेसर बनना है, तो उसका काफ़ी अच्छा सिनेरियो अभी तो इंडस्ट्री लेवल पे अभी चीज़ें चल रही है सर। इंडस्ट्री लेवल में उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, बट क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टअप फेज में सर, इंडिया में स्टार्टअप्स आ रही है बायोटेक रिलेटेड, बट कोई भी अभी ग्रोथ बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनी हुई है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरी एक फ्रेंड है और काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, उसने यहाँ से MSc बायोटेक से किया, ठीक है, बट उसको जो स्किल सेट मिला MSc करने के बाद भी वो उसको सफिशिएंट नहीं लगा और उसकी वजह से उसको जॉब्स नहीं मिल रहे थे। वो US से कर रही है अभी दोबारा से। तो उसके सिलेबस को मैं देख रहा था, तो जरा सा आप मुझे समझाना कि क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव यहाँ भी लिया जा रहा है? उन्होंने क्या किया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स करके कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, उसमें AI ML प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन सबको ही डाला हुआ है। तो यहाँ किस तरीके का कोर्स करिकुलम है NITs का इसका सर बायोटेक? वही मैं सिलेबस पे ही बोलना चाहता कि अभी अपडेट हो रही चीज़ें यहाँ पे भी, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया चीज़ें। लोग बैठ रहे कमिटी हर 2 साल में सिलेबस पे एक बार करेक्शन होता है कि क्या चल रहा है, क्या ये अप टू डेट है कि नहीं है। तो मुझे हमारे बैच का तो ठीक है, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रही बात जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो सीन ऐसा हो जाता है कि अगर आप पढ़ रहे हो बाकी बायोटेक के बच्चों के साथ, सिर्फ अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे फोकस कर रहे हो, तो आप उस टूल्स को यूज़ करना सीखते हो कि कैसे मैं यूज़ करूँ इन द बायोलॉजिकल फील्ड से। तो सिलेबस में अपडेट की ज़रूरत तो है सर, और मुझे लग रहा है थोड़े समय में हो जाएगा, क्योंकि स्टिल अभी ग्रोइंग फेज में। और प्रैक्टिकल अप्रोच कितना लिया जाता है NIT जैसे संस्थान में? चलो प्राइवेट कॉलेजेस का तो मुझे पता है, NITs की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ थोड़ा सा उम्मीद जगता है कि यहाँ हो सकता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी लिया जाता होगा। तो कितना प्रैक्टिकल अप्रोच है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बिना प्रैक्टिकल अप्रोच के आप कुछ नहीं कर सकते हो सर। तो रही बात इसकी, तो हमारे जो प्रोफेसर है, कुछ 20 प्रोफेसर, सभी को कुछ ना कुछ ग्रांट्स मिली हुई है DBT और DST की तरफ से। तो वो अपने ग्रांट्स को यूज़ करते हुए काफ़ी सारे लैब में से इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं। अब रिसेंटली जो पास्ट 3 इयर्स में देख रहे हैं, काफ़ी हेवी इक्विपमेंट्स 30 लाख 40 लाख करोड़ के इक्विपमेंट्स आते जा रहे हैं। तो इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, और रही बात केमिकल्स, जो बायोलॉजिकल चीज़ काफ़ी सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए भी केमिकल्स वगैरह आ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चल रही है, काफ़ी रैपिडली चल रही है, और काफ़ी जल्दी हम सोच रहे हैं कि अच्छा खासा रिसर्च वर्क चल रहा है, काफ़ी हेवी रिसर्च वर्क है, और इसमें और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है सर। मतलब आपका ये कहना है कि थोड़ा पेशेंस होना पड़ेगा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को ले रहे हो, तो डेफिनेटली उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको आशावादी रहना होगा, और इनिशियल स्टेज पे अभी काफी चल रहे हैं, है ना? रखना पड़ेगा सर, काफी टाइम लग सकता है। ऐसे फैंसी पैकेजेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, है ना? इतना जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा ये समझाओ, ECE आपने ले लिया, तो एक डिबेट चलता है कि ECE ज्यादा टफ है या CS वाला ज्यादा टफ है, आपका क्या टेक है उस पे? और डेफिनेटली ECE ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर आपको CSE में जाना है तब ECE का भी करिकुलम मैनेज करना है, ठीक है, साथ में CSE का कोडिंग वगैरह भी करते रहना है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहना है, उस हिसाब से तो डेफिनेटली आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। और फिर जैसे ओवरऑल ऐसा है कि ECE थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड्स पे है, तो लैब्स वगैरह भी हमारी ज़्यादा ही होती है, मतलब कंपेयर टू इनके अगर 6 लैब्स है तो हमारे 8 लैब्स हो जाते हैं, 8 मतलब मोर नंबर ऑफ लैब्स भी हैं, तो दोनों साथ में मैनेज करना। अच्छा, एक ऑब्वियस सवाल बनता है कि आपने 4 साल ECE की पढ़ाई की, बट अब जॉब आपको मिला बैंक में, है ना, और MT की जॉब मिली, तो फिर वो रेलिवेंट कहाँ रह गया फिर 4 साल आपका देना? वो रेलिवेंट तो नहीं है, बट एज सच मेरा अभी प्लान है गेट देने का। ओके, ठीक है, तो मैं जो कर रहा हूँ उसका मैं हेल्प कर लूँगा ही एज सच। तो मेरे को एक
ट्राई देना कि तो आपके फील्ड में क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थी यहाँ पे, आपने एक्सप्लोर नहीं किया? आई थी, मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था अभी, मतलब बट उससे पहले ही मेरी जॉब लग गई एमटी में। तो अभी क्या दूसरा नहीं देखोगे आप अपॉर्चुनिटी जो आपकी कोर फील्ड में हो, जहाँ मन हट गया अभी इसी से आप? नहीं, अब ऐसा नहीं है, बट गेट की एग्जाम दूंगा, उसके बाद मास्टर्स करना। अच्छा, फर्दर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हो आप, ठीक है। जेई नजदीक है ना, आप तीनों ने जेई के थ्रू ही एडमिशन लिया, क्या परसेंटाइल आता आपका जेई में? मेरा 99.89 था। 99.89 था आपका, और आपका? मेरा 99.6। आपका 98.91। ठीक है। तो आप तीनों लोगों के ही जेई में काफी अच्छे परसेंटाइल थे, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ आप, जो स्ट्रैटेजीज यूज करके जो जैन वाला अटेम्प्ट है या जो आने वाले और अटेम्प्ट हैं उसमें अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। सी मेन प्रैक्टिकल अप्रोच बताना, ज्ञान वाली बात। हाँ नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। देखो लास्ट टाइम पे आप पढ़ने से अच्छा आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है। जितना प्रीवियस ईयर लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी गलती पता चलती है, उस पर थोड़ा काम करो, वही प्रीवियस बस मेन आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आ जाती है। लास्ट में आप कितने रिवाइज कर लो, जो वीक टॉपिक्स है उनको करने का कोई पॉइंट नहीं रहता। अब आपको टारगेट होना चाहिए, आपको बस मार्क्स चाहिए ताकि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में आ जाओ। तो आपको टारगेट अगर मार्क्स है तो आप मेन ये ट्राई करो, आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, तो उससे आप अपने आप अच्छा अटेम्प्ट दे पाओगे। अभी जितना टाइम बचा हुआ है जैन वाले अटेम्प्ट में, हाँ। अगर आज से कोई जागे तो पॉसिबल है 95 प्लस परसेंटाइल अचीव? अगर आज से भी कोई जाके और अच्छे से अगर मिनिमम 8 आवर्स देगा तो एटलीस्ट मैं श्योर तो नहीं कह सकता, बट काफी अच्छी परसेंटेज लाने पॉसिबल है, 90 पर आ सकती है। लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर लगाओ और थोड़ा सा अगर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो पॉसिबल है। आपको क्या लगता है? डेफिनेटली बहुत ईजी है केमिस्ट्री में, मतलब बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। एंड ऐसा है कि अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करे तो उससे इतना हो जाएगा कि वो 97-98 परसेंटाइल ले आएगा। ले आएगा। आपका क्या टेक है इस पे? तो मुझे लगता है कि अगर आपने जैसे 11th नहीं किया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगा अगर आपने 11th को सीरियसली नहीं किया, क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड है। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट से जैसे फिजिक्स की जो स्टार्टिंग पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये न्यू रहती है, तो आपको 11th से ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी तो आपको, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग है तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा केमिस्ट्री को। रही बात ये चीज़ की लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी कुछ जो आपने यूज किया हो? स्ट्रैटेजी तो ऐसा कुछ खास नहीं था, बट ऐसा था कि क्योंकि चीज़ें बहुत वास्ट है, सर बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो जैसा अनुरिध ने बोला कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप देखो कि आपका टॉपिक कौन सा क्लियर नहीं है या फिर वीक लग रहा है आपको, नोट क्या करो चीज़ें। ओके। मैंने बच्चों को ये देखा कि वो काफ़ी मेहनत तो करते, बट वो नोट नहीं करते चीज़ें कि कहाँ पे एरर आ रही है या फिर क्या चीज़ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके कारण काफ़ी वो कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, अगर कोई बॉक्स दे रहा है या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका होता है, आपने 3 घंटे बैठे, आपने पेपर दिया, सॉल्व करा, उसके बाद आप उसको खाली सॉल्व करके छोड़ो मत, उसको एनालाइज करो आपकी कहाँ मिस्टेक्स है, उनके ऊपर थोड़ा काम करो, वही आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका हो सकता है मॉक्स देने का। ठीक है। और जनरली जो दूसरे कॉलेजेस स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ एक मेजर कंसर्न ये आता है कि वहाँ फैकल्टीज उस लेवल की नहीं है। तो जरा मुझे ये समझाओ कि यहाँ जो फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाती हैं उनके पास क्या कॉर्पोरेट का भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और टीचिंग का भी एक्सपीरियंस है, या केवल टीचिंग का ही एक्सपीरियंस और रिसर्च का ही एक्सपीरियंस है? मेरे एक सर है, उनको कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, रिसेंटली उन्होंने एक बुक भी लिखी है और उन्होंने पब्लिश भी करी है। तो इम्पैक्ट आता है अगर किसी ने कॉर्पोरेट में काम किया? डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, उनको पता होता है कि इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है। उनके फिर उनके नॉन्स भी होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको उनसे भी इंसाइट आता रहता है कि कितने परसेंट फैकल्टीज होंगी यहाँ पे जिनके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस? तो मैं पर्टिकुलर से सब फैकल्टीज को नहीं बता सकता कि इनके अराउंड मतलब होगी, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ द फैकल्टीज होंगी सर। अच्छा, कि उन्होंने 70 to 80% होंगी होनी जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो या किसी ना किसी प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू इन्वॉल्व होंगी, राइट? बहुत सारे हैं सर हमारे सभी फैकल्टीज के नाम प्रोजेक्ट वर्क्स और पेटेंट्स कई सारे हैं। मतलब उन्होंने काफी सारी पब्लिक जर्नल्स भी लिखे हैं, ऐसे इसमें अभी कॉन्फ्रेंसेस भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ टच है इंडस्ट्री से, तो उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज काफी है। आप कुछ ऐड कर रहे थे सर, जैसे हमारे बायोटेक के रिलेटेड कि सारे फैकल्टीज काफ़ी मतलब वो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से नहीं है, बट उन्होंने ये पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक किया है, और उन्होंने काफ़ी एक्टिव अभी रिसर्च वगैरह चल रहा है। जैसे टेक्स्ट बुक पब्लिश करवा था, तो हमारे सर ने रिसेंटली 2 दिन पहले एक पब्लिश हुआ टेक्स्ट बुक, उनका रिसर्च पेपर्स वगैरह जो थे वो काफ़ी एक्टिवली पब्लिश होते रहते हैं सर। तो मतलब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस तो जो आपका क्वेश्चन था वो तो जाता है उनको, है ना? वो हाँ कोलैबोरेट करते रहते हो क्योंकि इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, वो क्या चाह रहे हैं, उसके कंसल्टेंसी वर्क्स भी आते रहते हैं इनके पास, है ना? आपका क्या टेक है इस पे? मेरे भी डिपार्टमेंट में ऐसा है कि सारे प्रोफेसर जितने वो बहुत ही मतलब ऐसे कि उनका कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है ही, और उनसे कुछ भी पूछो तो बता देते हैं। कुछ भी ओपिनियंस लेना होता है तो एक होता है कि सीनियर के पास जाओ या फिर फैकल्टी के पास भी जा सकते हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसे। थोड़ा सा इंटर्नशिप्स के बारे में बताओ कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से मिलती हैं, कैंपस किस तरीके से सपोर्ट करता है? सीएससी के लिए बताऊं तो इंटर्नशिप बहुत इजीली थी। सभी सीएससी मेजॉरिटी तो सीएससी स्टूडेंट्स जो थे इंटर्नशिप में प्लेस हो गए थे। हमें सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं आया था इंटर्नशिप में, सभी मेजॉरिटी जो बच्चे थे उनको अच्छी जगह इंटर्नशिप मिली है।
तो इसमें क्या ब्रांड वैल्यू एक बड़ा फैक्टर होता है या स्किल्स फैक्टर होता है, क्या होता है बड़ा फैक्टर? डेफिनेटली ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ा फैक्टर है। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस से है, तो उनकी जो कंपनीज हमारे यहाँ विजिट करिए तो उनके यहाँ करिए, उनमें थोड़ा डिफरेंशिएट रखती है कंपनी। हमें प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि हम अच्छे कॉलेजेस से, हमने कंपनीज को भी रहता है कि अच्छे कॉलेज है तो क्रीम है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो अगर कोई टीयर 3 कॉलेज से है और उसको इंटर्नशिप ग्रैब करना अच्छा, तो क्या कर सकता है वो? सेम जो सर आपको अपने स्ट्रगल हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर किसी टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज में हो तो आपके थोड़ी जर्नी मुश्किल रहेगी। बट पॉइंट यही है कि आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होना पड़ेगा। आप फर्स्ट ईयर से कोडिंग करना, आपको कोडिंग पे ध्यान देना होगा। मेनली जो कंपनीज पूछती है डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछती है, आप डीएसए पे फोकस करो। डीएसए के लिए आपके बहुत सारे चैनल है, स्ट्राइवर, लवर, बहुत आपको 100 ऑफ क्वेश्चन लीड कोड पे जीएफजी भी मिल जाएंगे। प्रॉपर एसडी शीट्स होती है जो आपको जनरली आपके ओटीज में आती है। तो आप ये सब अगर फर्स्ट ईयर से शुरू कर दोगे, आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते आते बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इंटर्नशिप में। और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप भी बहुत इजीली मिल जाती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स होता होगा इंटर्नशिप के लिए जहाँ से एक्सप्लोर किया? मैं तो सर आप लिंक्डइन पे जाओ, आप लिंक्डइन पे इतनी सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। अभी भी आप लिंक्डइन पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हायरिंग चल रही है। तो आप लिंक्डइन पे अगर आप थोड़ा से भी एक्टिव हो तो आपको इजीली मिल जाएगा। वरना आप अगर कई आजकल ग्रुप्स भी बन रहे हैं जिनमें आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ओके, थोड़ा सा कैंपस लाइफ के बारे में बताओ। कैंपस लाइफ डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जैसे 2 फेस्ट होते हैं, एक टेक्निकल फेस्ट टेक्नोलॉजी और एक यूथ फेस्ट भी होता है एनएसएस वगैरह का, और एक मेन जो फेस्ट होता है कल्चरल फेस्ट स्प्री वगैरह। और उसके अलावा 30 के अप्रॉक्स क्लब्स हैं, डिफरेंट क्लब्स, एथलेटिक क्लब, फिल्म एंड म्यूजिक के अलग अलग सोसाइटीज़ बने हुए हैं। तो ईयर राउंड कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते ही हैं, हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ इवेंट्स। और डेफिनेटली यहाँ का फूड वगैरह तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आई थिंक इस सवाल का जवाब सर शायद दे पाएंगे, है ना? बताइए जरा कैंपस लाइफ के बारे में खोल के बताइए, प्लस ये भी बताइए कि यहाँ जो अभी इलेक्शंस आप डायरेक्टली इलेक्ट हुए हो, राइट? तो थॉट प्रोसेस क्या है डायरेक्ट इलेक्शंस के पीछे, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बैन कर रही हैं? आप लोगों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, जरा से इसके बारे में बताओ। सर डायरेक्ट इलेक्शन का आइडिया तो एडमिनिस्ट्रेशन का था कि थोड़ा सा चेंज किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर जो चल रहा था इलेक्शन चीज़ें, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे थे। तो उन्होंने एक चेंज करने की कोशिश किया कि लेट अस गो फॉर दिस, क्या हो सकता है। ठीक है, देन रही बात कैंपस लाइफ की, तो कैंपस लाइफ तो काफ़ी अच्छी है यहाँ की। थ्रू आउट द ईयर प्रोग्राम्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं कि ना केवल हम सिर्फ एजुकेशन वगैरह, मतलब पढ़ाई रोड लर्निंग या जो भी पढ़ाई पे ही जाते रहे कि सिर्फ कोडिंग कर रहे लोग, बल्कि वर्क की थोड़ी सी उनकी एंटरटेनमेंट भी रहे, वो उनकी माइंड वगैरह जो पीसफुल रहे, थोड़ा सा डेवलपमेंट भी हो, है ना? तो या हम प्रमोट कर रहे हैं कि म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, ये सब में भी बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में क्या है? तो स्पोर्ट्स सोसाइटी में है कि हम इंटर एनआईटी जो कंपटीशन होती है हमारी विद इन एनआईटीज, तो उन सब के लिए कि हम बच्चों को काफ़ी अच्छे से कोचेस वगैरह हम बुलाते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए हम अलाउंसेस वगैरह रहता है फॉर फूड एंड ऑल, की उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो ये सब होती है कि और थ्रू आउट द ईयर इवेंट्स होती है, लाइक लेट्स से कि फॉर स्पोर्ट्स विद इन ब्रांचेस कॉम्पिटिशन हो जाता है। विद इन इस साल हम ट्राई कर रहे हैं कि न्यू चेंज, देयर इज अ न्यू चेंज, तो विद इन हॉस्टल्स जो पहले होती थी कि विद इन हॉस्टल्स भी कॉम्पिटिशन वगैरह है। तो थ्रू आउट द ईयर स्पोर्ट्स के भी इवेंट्स होते रहते हैं, फिल्म, म्यूजिक, डांस वगैरह के होते हैं। रिसेंटली इस मंडे हमने हमारी DND नाइट थी सर, जिसमें डांस एंड ड्रामेटिक्स क्लब के जो बच्चे थे वो परफॉर्म किए थे फॉर 2 आवर्स फॉर अदर स्टूडेंट्स। अभी हमारा इंटरनेटी बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमारे कॉलेज को सिल्वर मेडल आया। राइट, तो ऐसे ही इन सब चीज़ों में कॉलेज काफ़ी मोटिवेट करता है। हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लिटरली भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट में किस तरीके से फोकस है यहाँ पे? लाइक इन केस ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक, डांस, म्यूजिक कॉम एंड स्किल्स डांस वगैरह पे एक बार बता दो मुझे आप। क्या कह रहे हैं सर? कॉम स्किल्स वगैरह पे, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सर, जैसे हमारे इवन कोर्सेज में एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करा है, कोर्सेज में इंक्लूड कर दिया है फर्स्ट ईयर में भी। और इवन हमारे लिए क्या करके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रख रखे हैं जो आप खुद चूज कर सकते हो। उसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जिसको प्रेफरेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन या HR, इन सब चीज़ों को करें और उन पर पढ़ाई, उनके प्रॉपर कोर्स चलते हैं फिर पूरे सेमेस्टर। ठीक है। प्लेसमेंट्स का जरा सा डेटा बता दो, बहुत सारे लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब इंडिया का पहला NIT था ये, तो बहुत सारे लोग लोअर NITs, जो नए NITs हैं, उनको छोड़ के यहाँ पे आते हैं। तो प्लेसमेंट्स का डेटा एक बार बता दो, और ये बता दो कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है या क्या मोटिवेट करता है उनको कि वो IITs को छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं? सर प्लेसमेंट का ऐसे फैक्टर हम डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते। मोर ओवर मैं TN जो कोऑर्डिनेटर भी नहीं हूँ प्लेसमेंट का, सो मेरे को एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं पता। बट राइट नाउ अगर मैं CSE की बात करूँ तो अराउंड 90 पीपल अब तक प्लेस हो चुके हैं। और सबका ओवरऑल अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट का था ये तो बता सकते हो? हाईएस्ट प्लेसमेंट शायद EC ब्रांच से था, थॉट्सपोर्ट ब्रांच। 88 लाख का जहाँ तक मैं देख रहा था, 88 लाख रुपीस का प्लेसमेंट कुछ ऐसा बताया जा रहा है। लास्ट ईयर का था, इस साल का डेटा सी है। एग्जैक्ट उन्होंने CTC अनाउंस नहीं करा तो वो आइडिया नहीं है।
19 लाख कुछ हजार का दिखा रहा था मीडियम प्लेसमेंट जो NIRF पे डेटा अवेलेबल है। वो शायद सर पिछले सभी ब्रांचेस को मिला के है। हाँ, अगर CS का क्या होगा? CS का सर तो नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली 25 to 30 के बीच में होना चाहिए। CS का राइट, और EC का 23 24 अराउंड 24 के अराउंड राइट। अच्छा, एक बात मुझे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से लोग ग्रूम करते हैं? जो कि चलो ब्रांड वैल्यू तो मिल गई, बट कंपनीज में आपको परफॉर्म भी करना होता है राइट? वो जैसे उसकी अपस्किलिंग टेस्ट होते रहते हैं, जैसे जो हमारा सेंटर फॉर कैरियर प्लानिंग TNP वाला है, प्लेसमेंट वाले, वो हर वीकली अभी टेस्ट करा रहे हैं, कोडिंग टेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग का लास्ट ईयर हम लोग सेशन रखे थे, हमारे फाइनल ईयर जो थे वो डेवलपमेंट के सेशंस रखे थे, जिसे मतलब पाइथन सीखना है, जिसे जावास्क्रिप्ट सीखना है, उसके अलग अलग सेशंस हुए थे, डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। तो इस साल भी वो होगा, वो मतलब अपने जूनियर्स को ट्रेन करने के लिए हम लोग सेशन रखते हैं। और उसके अलावा कोडिंग सोसाइटीज वगैरह भी हैं, तो फिर उसमें सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है। और जैसे लिंक्डइन पे हमारी कम्युनिटी हो गई, जैसे जो सीनियर अब कहीं पे अच्छे प्लेस है, हम उन्हें रीच आउट करते हैं, तो वो हमें लाइक उस हिसाब से। अच्छा, और एलुमनाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं राइट किसी भी इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे एलुमनाइज को एंगेज रखने का क्या मैकेनिज्म है? सर अभी रिसेंटली हमारे जो सबसे हेड है श्याम अवड़ी सर, वो हमसे मिले भी थे, वो और अश्विनी तंबी सर। उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी, हम स्टूडेंट्स जैसे हम मिले थे 4 सेक्रेटरीज आके उनसे, उन्होंने बोला कि अगर आपको किसी भी लेवल पे हेल्प चाहिए, फ्रॉम नॉर्मल इंस्टीट्यूट लेवल टू गोइंग बियॉन्ड, ठीक है, तो आप प्रॉपर प्रपोजल बनाओ, आप आओ हमारे पास, हम हर तरह के हेल्प करने के लिए रेडी है। फ्रॉम द बैच ऑफ 1963 से लेकर 2023, ठीक है, हम हर तरह के हेल्प प्रोवाइड करने के लिए रेडी कोई है। एलुमनाई कम्युनिटी भी इन्होंने डेवलप कर रखी है? यस सर, ओके, देयर इज ग्रुप इन बोथ व्हाट्सएप, लिंक्डइन, हर जगह पे, फेसबुक पे भी था, अब थोड़ा सा डाउन चला वो, लेकिन ऐसा कि कम्युनिटी एग्जिस्ट करता है, किसी को भी हेल्प चाहिए तो अलुमनाई आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। अच्छा, फॉर्मली कॉलेज कितना एंगेजमेंट का वो रखता है, कितना फ्रीक्वेंट एंगेजमेंट होता है अगर यहाँ के एलुमनाइज की बात करो तो? सर रिसेंटली थोड़े टाइम पहले भी कॉलेज ने कुछ एलुमनाइज को बुलाया था, कॉलेज में उनसे कॉन्फ्रेंस कराई, मतलब उन्होंने स्टूडेंट इंटरेक्शन कराया था। तो थोड़े टाइम में कॉलेज एलुमनाइज को बुलाता रहता है, एलुमनाइज भी खुद विजिट करते रहते हैं, तो वो एक अच्छा पॉइंट है कॉलेज के लिए हमारे। ओके, हमारे अलुमनाइज भी काफी एक्टिव है सर। हमारे अलुमनाइज ने अभी रिसेंटली एक ऐप, मतलब जो एक ऐप बनाया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स वगैरह अपने पॉइंट्स रख सके, अल्मा शाइन करके ऐप है, हम चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी तरफ से इनिशिएटिव है, तो हमारे अलुमनाई भी काफी एक्टिव है, काफी एक्टिव है। ठीक है, लास्ट सवाल मेरा ये होगा, एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आप लोग भी देख रहे होगे, अब जॉब क्रिएटर बनने की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, जॉब सीकर हर कोई नहीं बनना चाह रहा है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ का स्टार्टअप सेल किस तरीके का है? कोई इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे जो इंक्यूबेट करता है, अगर आपके पास किसी के पास आइडिया हो तो? डेफिनेटली हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक IG करके सेल है, जिसमें इनोवेशन गैरेज जिसका नाम है। ओके, वो उसका मेन पर्पस यही है, जो कॉलेज में बडिंग आइडियाज है उनको सपोर्ट करें, उनको जितने रिसोर्सेज वो अपने एंड पे प्रोवाइड कर सकते हैं या कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रोवाइड करा जाए। तो प्रॉपर एक सेल है जिसमें सारे, जिसमें 4th ईयर से लेकर 1st ईयर के सभी बच्चे रहते हैं, प्रॉपर उनका मतलब प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ताकि जो नए आइडियाज जो बच्चे लाना चाहते हैं, जिनको है कि इनको अपने खुद का कुछ क्रिएट करना है, जो जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, वो सपोर्ट दिया जाए। फंडिंग वगैरह के बारे में कुछ सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे एंजल नेटवर्क से कनेक्ट कराने के लिए? हाँ, वो हमारे जो इंक्यूबेशन सेंटर है IG के नाम से, इनोवेशन गैराज, वहाँ पे पूरा एक वो एलुमनाई नेटवर्क भी, अब पूरा जितने भी कनेक्शंस हैं वो मतलब डेफिनेटली अभी जैसे 2-3 स्टार्टअप इनके सीडिंग फेज में है, तो उन्हें फंडिंग वगैरह का भी मिल रखा है। अच्छा, हाँ, जैसे टी हब है तेलंगाना का, हाँ, तो उनसे भी कनेक्ट करने का कोशिश, हमारे जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जो चाहते हैं कि उनका पास आइडिया है, उन्होंने प्रेजेंट किया IG के सामने, तो वो उनके साथ हम हैदराबाद, मतलब हम नहीं, मतलब जाते हैं हैदराबाद और वो आइडिया प्रेजेंट करते हैं सर उनके सामने, तो अगर कुछ अच्छा लगा तो उनकी तरफ से फंडिंग भी मिलती है। लास्ट सवाल मेरा ये होगा, सवाल क्या, एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक अगर आपको देना हो NIT वारंगल को, अच्छा कर रहा है, काफी अच्छा कर रहा है, बट और बेहतर कैसे कर सकता है? सर हमें अपने रिसर्च, मैं क्योंकि बायो बैकग्राउंड से, मुझे लगता है हमें अपने रिसर्च को थोड़ा और पुश करने की जरूरत है, थोड़ा और फंडिंग, थोड़ा और लोगों के बीच में इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टॉक जो मैंने नोटिस किया, थोड़ा मिसिंग चल रहा है। स्टूडेंट्स काफी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन जो थोड़ी सी ऐसे कि इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मिसिंग है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ रहा है सर। आपका क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? मेरा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यही होगा कि कुछ चीज़ों पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे अटेंडेंस। ओके, क्या है अटेंडेंस का क्राइटेरिया? अटेंडेंस का जैसे अभी 75-80% क्राइटेरिया मस्ट है, बिल्कुल। हाँ, मस्ट है। नहीं होता है तो क्या हो गया कॉन्सिक्वेंसेस उसके? उसके कॉन्सिक्वेंसेस उतने तो लेते नहीं है, मतलब बट कोई होते हैं जैसे बैक लग जाता है उसमें, बट बहुत रेयर केस होता है। अच्छा, हाँ, लेकिन डिबार वगैरह तो नहीं करते डिबार एग्जाम वगैरह देने से? नहीं। अच्छा, तो बट वो एक ऐसा चीज़ है कि अटेंडेंस मैं समझता हूँ कि नहीं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कुछ कॉलेजेस आ रहे हैं जीरो अटेंडेंस पॉलिसी जैसे वाले बिट्स पे। पिलानी में ऐसा हाँ। हो रखा है कि क्लास का रिकॉर्ड होता है साथ, तो फिर आपके ऊपर आप आओ, आना है तो, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भी मतलब रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, आप? सर थोड़ा करिकुलम चेंज हुआ है, तो ठीक है, एक अच्छा पॉइंट है हमारे लिए, वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में आएगा। और मेनली जो जैसे
कुछ थोड़े आपकी एमिनिटीज है वो थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जरूरत है। डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें जो इम्प्रूव करने की जरूरत है, जैसे हॉस्टल्स में कुछ चीजें हैं जो इम्प्रूव हो, जिसको खाना कैसे मिलता है हॉस्टल में? और मैस का खाना मैस का खाना है। मैस का खाना है, अच्छा। एग्जैक्टली मैस का खाना है, मैस इज मैस। मैस नहीं है कि आप कहीं भी चल जाए मैस ही है सर। वो उसमें वो कुछ वही पॉइंट्स है, कुछ आपको मैस का खाना हो गया, कुछ आपका हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कुछ आपको थोड़ा जैसे कैंटीन्स हो गई, ये थोड़ी चीजें जिनको जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है, ये चीजें थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई नया स्टूडेंट आता है कैंपस में, आप लोगों ने 4 साल यहाँ बिताया है, तो उसको कुछ प्रैक्टिकल इनपुट्स दो आप, ताकि उसकी जो पूरी कॉलेज लाइफ रहे वो स्मूथली निकल पाए। सर मेन फर्स्ट है कि आप सीनियर से इंटरेक्ट करो, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, आप सीनियर्स को साथ एक बॉन्ड बना के रखो। सीनियर्स आपके एक तरह से बड़े ब्रदर जैसे ही है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनसे उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हेल्प, उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे और वो आप भी आगे भी आपके काम आएंगे, क्योंकि आप एक साल आपसे सीनियर है, तो आप उनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कौन टीचर कैसा है, क्योंकि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, और थोड़ा क्लासेस ढंग से अटेंड करें। मतलब आप क्लासेस इवन आप जो करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे आए तो थोड़ा ढंग से पढ़ाई करो। आप यहाँ पे इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हो तो उसका एक नाम मेंटेन करके रखो। कोई प्री रिक्विजिट स्किल अगर डेवलप करके आए वो, जिससे उसको अपर हैंड मिल जाए तो? सर आप प्री रिक्विजिट स्किल बेशक आप डेवलप करके आते हो, बट यहाँ पे आपके टाइम होता है, आप वो भी अच्छा, यहाँ कर पे सकते हो, यहाँ आप भी ऐसा नहीं है कि इट्स नेवर लेट, आप यहाँ पे आके भी करोगे तो भी आप अच्छे से ग्रूम कर सकते हो। ठीक है, आप क्या फिर और मेरा जैसे सीनियर्स हमारे भी कहते आए थे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का स्टार्टिंग ऐसा फेज होता है, सब कुछ एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो फिर जो फील्ड मिल रहा है एक्सप्लोर करो, जिससे कोई तुम्हें सीनियर मिल रहा है जो कुछ नया ट्राई कर रहा है, उससे पूछो भैया आपने कैसे किया, ओके। कुछ नया सीखने को मिलेगा। रैगिंग वगैरह तो नहीं होती? रैगिंग वगैरह नहीं है। ओके। और फिर ऐसे जैसा आप बोल रहे थे कि यहाँ की कुछ प्री रिक्विजिट स्किल्स, तो मैं कहूँगा कि जेई के बाद जो टाइम पीरियड होता है 1-2 महीना, उसमें एकदम रिलैक्स करो। अच्छा, यहाँ के रिलैक्स नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे रिलैक्स करो। ठीक है। आप? सर मैं बोलना चाहूँगा कि आप क्लब्स वगैरह में पार्ट लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लब्स में आओ, जो इसमें भी आपको हल्का फुल्का भी इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा जाओ, उनसे घुलो मिलो, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो अगर म्यूजिक क्लब, तो कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे, तो अगर आप उनसे बस इंटरेक्ट करो तो आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हो। तो क्लब्स वगैरह की बात हो गई। दूसरी हो गई कि फैकल्टी और सीनियर दोनों से इंटरेक्ट करो, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो यहाँ पे है, तो फैकल्टी से बात करो। लास्ट में यही बोलता हूँ अपने सारे जूनियर्स को कि कॉलेज आए हो एंजॉय करो, जूनियर्स को कि एंजॉय करो, बट ये मत बोलना कि कॉलेज क्यों आए हो, अपने करियर पे ध्यान देना, वो रखते हुए जो करना करो कॉलेज में। ठीक है। आपसे एक एडिशनल सवाल होगा, किसी को चुनाव लड़ना हो तो कैसे लड़ सकता है और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? सर चुनाव लड़ने का तो ऐसा है कि आपको काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, काफ़ी लोगों से बना के रखना है। आप पोस्टर्स वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे कैसे करते हो, कैंपेनिंग कैसे करते हो, थोड़ा बताओ। ऑनलाइन सर, ऑनलाइन के ज़माना, Online? ऑनलाइन में कैंपेनिंग भी चलती है सर। ठीक है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी, जैसे कि मैं हूँ फिल्म एंड म्यूजिक सोसाइटी का सेक्रेटरी, तो मेरा काम, मेरे अंदर कुछ 7 क्लब्स आते हैं। ठीक है। उन 7 क्लब्स के इवेंट्स होना और कुछ नई चीज़ें, जो जैसे मान लो अगर मैं फिल्म का तो फिल्म क्लब का तो फिल्म वीक करना, जैसे हम रीजनल कंटेंट्स, रीजनल दूसरे स्टेट्स वगैरह को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। वो कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अदर देन दैट कि जैसे म्यूज़िक वगैरह, तो म्यूज़िक को हम कैसे नए इक्विपमेंट्स लाए, कैसे म्यूज़िक में भी इनोवेशन वगैरह सोच सके कि लोग यहाँ से क्रिएटर्स निकले म्यूज़िक के भी, वो हो गया। ऐसी चीज़ें से कि हम प्रमोट कर रहे हैं अपने सोसाइटी के अंदर जो भी आ सकता है चीज़ों को प्रमोट करें। यूथ फेस्ट होता है, हम स्वामी विवेकानंद जी के याद में, तो यूथ फेस्ट में हम अच्छे खासे लेवल पे ट्राई करते हैं कि दूसरे कॉलेज के लोग भी आए और पार्टिसिपेट करें सर। एक रीअश्योरिटी दो, कैंपस लाइफ बढ़िया रहने वाली है। जी सर, बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है। आई होप मैक्सिमम डाउट्स जो आपके थे वो हमने कोशिश की रिजॉल्व करने की, रिजॉल्व हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई डाउट्स होते हैं आपके तो बिल्कुल आप रीच आउट करो हमें, हम कोशिश करेंगे जो भी डाउट्स हैं आपको वो रिजॉल्व करें। इनका नंबर है हमारे पास, जो भी डाउट्स होंगे कोशिश करेंगे डायरेक्टली कनेक्ट करा के आपको डाउट्स को रिजॉल्व कर दें। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।